हेलो एवरीवन। चलिए, एक फेमिनिन से क्वेश्चन आया है। उन्होंने पूछा है कि सर ये कर्मा जो होता है ये कितना डीप लेवल तक होता है। आज इसकी डीप लेवल कितना होता है ये तो मैं बता नहीं सकता। ये मैं कैसे बता सकता हूँ? मैं लफ्ज़ों में तो ये बता नहीं सकता। लेकिन लास्ट मंथ मैंने एक पीएलआर किया था एक बुज़ुर्ग का। ठीक है, मैं उनसे परमिशन ली आज बात करके, तो उन्होंने बोला कि आप शेयर कर सकते हो मेरी स्टोरी। तो बहुत पेनफुल स्टोरी है। वो स्टोरी हम अभी डिस्कस करेंगे। अब वो स्टोरी सुनने के बाद आपको एक्चुअली मीनिंग पता चलेगा कि कर्मा कितना डीप होता है, कितना डीप होता है, अनइमेजिनेबल। हम इमेजिन नहीं कर सकते। ठीक है, कर्मा कितना डीप हो सकता है। भाई, लोग बड़ी ही आसानी से आज दूसरे लोगों का बुरा करके निकल जाते हैं। पावर के बेस पर, पैसे के बेस पर बच जाते हैं। वो कानून से भी बच जाते हैं। उनको लगता है मेरे पास पैसा है, पावर है, पॉलिटिक्स है, क्या होगा मुझे। आज मैं आपको बताता हूँ कि ये कर्मा जो होता है, हम लोग जो इंटेंशनली क्रिएट करते हैं या अनइंटेंशनली क्रिएट करते हैं, वो कितना डीप होता है। हेलो डिवाइन सोल्स। मैं एक मैसेज यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे कन्वे करना चाहूँगी एंड आई विल कंसीडर इट एज अ लिटिल सोल पर्पस फॉर मी कि इनर वर्क एक वर्ड जो इन दोनों हम बहुत सुनते हैं व्हेन वी कम इन दिस जर्नी। तो हम मार्केट में ये एक ट्रेडमार्क बन चुका है कि ये इनर वर्क लें, ये होगा, ये इनर वर्क ले, वो होगा। बट एग्जैक्टली आई विल लाइक टू से थैंक्स टू सिबगत सर कि जिन्होंने मुझे बहुत अच्छे से गाइड किया द मोमेंट आई वॉज कन्फ्यूज अमंग कि मैं कौन सा इनर वर्क लूँ। कि आपका इनर वर्क कम फ्रॉम द वर्ड इनर। तो आपके इनर से आप खुद ही मिल सकते हैं इन अ बेटर वे। नो वन कैन टेक यू देयर क्योंकि योर सोल इज़ योर पर्सनल एसेंस। और उसको टच करने के लिए आपको किसी आउटर फोर्स की ज़रूरत नहीं है। आत्म गुरु इज़ द बेस्ट गुरु टू फॉलो। वो आपके भीतर है बाय डिफ़ॉल्ट ऐप की तरह। तो जस्ट फॉलो योर सोल बाय योर बीइंग, नॉट डूइंग। दैट इज़ द ओनली इनर वर्क जो आपको करना है। काम आप खुद ही करेंगे, नोबडी कैन मेक यू वर्क। और आप ऐसे करने से ये हो जाएगा, ऐसे करने से वो हो जाएगा, इट्स टोटली अ मार्केट पॉलिसी, नथिंग एल्स। एक फैमिली पर्सन है, उन्होंने बोला सर मेरी एज होती जा रही है, होती जा रही है, और मेरी एज अब अराउंड 50 ईयर्स तक होने आई है। मेरी 4 लड़कियां हैं। 4 में मैंने 2 लोगों की शादी की है और 2 लोगों की शादी करनी है। मैं आपसे पीएलआर कराना चाहता हूँ, या पीएलआर का मतलब है पास्ट लाइफ रेग्रेशन। ठीक है, इसको शॉर्ट में हम पीएलआर बोलते हैं। मैंने पूछा क्यों। उन्होंने कहा कि सर मेरी जो 2 लड़कियों की शादी हुई है, शादी तो हो गई है सर, बट वो अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में बिल्कुल खुश नहीं है। क्योंकि मैं खुद अपनी आंखों से देख रहा हूँ कि कितने उनकी शादीशुदा ज़िंदगी में उनके जो जहाँ रहती है वो हस्बैंड के पास, जो उनकी फैमिली है कितना टॉर्चर करती है उनको, मैं खुद आंखों से देखता हूँ। लेकिन मैं कुछ नहीं कर पाता बच्चों के लिए, क्योंकि उन 2 लड़कियों की जो शादी हुई है बहुत मुश्किल से हुई है सर। कहीं रिश्ते आए, टूट गए। कहीं लोग आए, पसंद करके कंफर्म करके जाने के बाद कुछ दिन बाद फ़ोन करके बोलते हैं नहीं हमें नहीं चाहिए, आपकी लड़की हमें नहीं चाहिए। कई बार ऐसा हुआ है कि एंगेजमेंट तक हो गई है, दोनों फैमिली मिलके, वो भी खुशी से, ऐसा कोई ज़बरदस्ती नहीं, खुशी से एंगेजमेंट होती है। और उसके बाद, एंगेजमेंट के बाद मुझे कॉल आता है कि हमें आपकी लड़की नहीं चाहिए। बहुत सिली रीजंस होते हैं, उस सिली रीजंस की वजह से वो रिश्ता को रिजेक्ट कर देते हैं। बहुत कई सारे रिश्ते आए, लड़कियों के रिजेक्ट हो गया, और मुझे डर लग गया कि मेरी लड़कियों की शादी होगी भी या नहीं होगी। और गाँव में इतना हम फेमस हो गए, सभी बोलने लग गए कि इनकी तो, गांव में आई थिंक कोई लड़कियों की इतनी शादी नहीं टूटी होगी, इतने रिश्ते नहीं टूटे होंगे जितना मेरे 2 लड़कियों के टूटे हैं। हम तो गांव में फेमस हो गए, सब बोलने लग गए, कि हंसने लग गए। मेरे अंदर वो एक इनसिक्योरिटी, एक फियर पैदा हो गया, और मैं लोगों के सामने गिड़गिड़ाना, हाथ जोड़ना शुरू कर दिए। बड़ी मुश्किल से मैंने
जो लोग एक्चुअली मैंने दिया है अपनी बेटियों को वो डिज़र्व नहीं करते। ठीक है, हमारी जो फैमिली है वो फैमिली है बिल्कुल डिज़र्व नहीं करते, लेकिन मैं क्या करूँ, शादी हो ही नहीं रही थी तो वो डिज़र्व ही नहीं करते। फिर भी मैंने उनको हद से ज़्यादा रिस्पेक्ट देता हूँ, रिस्पेक्ट अभी भी देता हूँ, उस टाइम पे भी मैंने दी है। हाथ जोड़ता हूँ, उनके सामने खड़ा रहता हूँ एक नौकर की तरह। बड़ी मुश्किल से उस रिश्ते को मैं निभा रहा हूँ, लेकिन उसके बाद भी बच्चियाँ खुश नहीं हैं। कंप्लेंट्स आती है, उनकी भी बड़ी कंप्लेंट्स आती है, शिकायतें आती है। कई सारे डिमांड्स करते वो लोग, डॉरी के डिमांड्स करते हैं। डॉरी मैंने दिया है, फिर भी कुछ ना कुछ रीज़न्स लेके, बिज़नेस का कुछ ना कुछ रीज़न्स लेके मेरे पास आते हैं। मैं पैसा देता भी हूँ कि ये डर के कि पहले ही बच्चों को इतना टॉर्चर किया जा रहा है और इससे ज़्यादा टॉर्चर करेंगे वो लोग अगर मैं नहीं दूंगा तो। मैं तंग आ गई हूँ सर। बच्चों की दोनों की शादी तो हो गई है, बट वो खुश नहीं है, और वो जिस तरह से वो टार्चर होता है मैं देखता हूँ। वो टार्चर उनके ऊपर भी मेरे ऊपर भी करते हैं वो लोग, अलग अलग डिमांड्स करते हैं। मैं तो बहुत तंग आ गया हूँ सर। अब दो लड़कियाँ ऐसी है कि जॉब करती तो है, लेकिन वो जॉब में खुश नहीं है, बिल्कुल खुश नहीं है। वो ना सालों से कर रही है, ग्रोथ नहीं है बच्चों का, जॉब में कुछ अच्छा नहीं कर पा रही है लाइफ में। बस जॉब है, जाती है आती है, और सैलरी बहुत कम है। अब ये जो बच्चियाँ हैं मेरी, जो शादी हो चुकी है, अब उनको मैं बोल भी नहीं सकता कि आप अपने हस्बैंड को छोड़ के आ जाओ। वो खुद आके मुझसे लड़ती है, झगड़ती है कि हमें नहीं चाहिए, लेकिन मैं हमेशा समझा के भेजता हूँ कि नहीं, आपको जाना पड़ेगा, रहना पड़ेगा। कभी कभी ये मैं अपनी ज़ुबान से बोलता हूँ, लेकिन दिल से मेरा भी मन करता है कि वो बच्चों को ना भेजूँ मैं। लेकिन मुझे पता है कि पहले ही बहुत मुश्किल से शादी हुई है, तो मुझे डर है इस बात का, इनसिक्योरिटी है कि ये अपने हस्बैंड्स को छोड़ के आ जाएंगी तो मैं कैसा, इनकी सर्वाइवल कैसे चलेगा, क्योंकि मेरी एज भी ख़त्म होने को आ रही है, बूढ़ा हो रहा हूँ मैं। अब जो दो लड़कियां हैं, अब वो लड़कियों को से भी सेम प्रॉब्लम हो रही है, उनकी मैरिज में भी रुकावट। रिश्ते आते हैं, कंफर्म करके ही चल जाते हैं, बट कैंसिल कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। कभी मेरा हेल्थ का इशू भी हो जाता है सर, कभी बिज़नेस का इशू हो जाता है, कभी बच्चों को लेकर परेशान होता हूँ, डिप्रेस में चल जाता हूँ, स्ट्रेस में चल जाता हूँ। दो बच्चे हैं, वो खुश नहीं है, दो बच्चे हैं, उनकी कोशिश कर रहा हूँ फिर से शादी करने की। बार बार रिश्ते आते हैं टूट जाते, रिश्ते आते हैं टूट जाते। पता नहीं मैं क्या, एक्चुअली मैंने पाप किया है सर? क्या मेरा ये कर्मा है जो मुझे ये दर्द से गुज़रना पड़ रहा है? ये दर्द जो होता है, जो लड़कियों का, मेरी जो बच्चे हैं वो सफ़र कर रहे हैं और दो की शादी नहीं हो रही है, ना उनकी कोई जॉब में डेवलपमेंट ग्रोथ नहीं हो रही है। बहुत दर्द है, बहुत दर्द है। वो बच्चों के दर्द को मैं अपने अंदर एक्चुअली फ़ील नहीं, मैं जीता हूँ, मैं जीता हूँ उनके बच्चों के दर्द को। तो ये क्या मुझे भगवान सबक देना चाहता है? क्या मुझे एहसास दिलाना चाहता है? क्यों मुझे ही चार लड़कियां हुई, लड़के नहीं हुए, और ये लड़कियों का करियर भी ना अच्छा चल रहा है, ना उनकी शादीशुदा ज़िंदगी अच्छी चल रही है, ना उनकी शादी हो रही है। ऐसा क्या है सर? ऐसा क्या है? मैंने क्या गुनाह किया, क्या कर्मा है मेरा? क्या आप मुझे देख के बता सकते हैं? यही रीज़न है मैं आपसे पीएलआर करा के, मैं उसकी गुनाहों की गलती अगर मुझे पता चले, जो मैं गुनाह किया है मेरी पास लाइफ में, वो गुनाहों की गलती की मैं माफ़ी मांगूंगा भगवान से। ठीक है, मैं प्रायश्चित कर लूँगा, और हो सके कि मैं ये कर्मा रिजॉल्व हो जाए मेरा। तो बाद इनका पीएलआर हमने करवाया। ठीक है, तो उसमें एक पास्ट लाइफ की स्टोरी निकल के आई। आई थिंक बहुत से लोगों को पता होगा, इंसानों की तस्करी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग। अब तो ये इलीगल है, बहुत इलीगल है, लेकिन अभी भी चल रहा है इलीगल। चाहे प्रोस्टिट्यूशन बोलो, वो भी चल रहा है। कई लोगों को की जो पकड़ के किडनैप करके उनके ऑर्गन्स को निकाल के सेल सेल करते हैं, जिसे हम ऑर्गन्स ट्रैफिकिंग कहते हैं, ह्यूमन ऑर्गन्स ट्रैफिकिंग और ह्यूमन ट्रैफिकिंग। ये चल रहा है, अभी तो इलीगल है, बट यस, रियलिटी ये है कि अभी भी चल रहा है। पहले ये इतना नहीं था, ये लोग जो है ट्रैफिकिंग जो है ओपनली करते थे, इतना नहीं था। अभी तो लॉ है, गवर्नमेंट है, अभी तो इलीगल है। अभी लोग छुप छुप के करते, पहले सामने करते थे। आई थिंक मैं वो स्टेट का नाम नहीं लेना चाहता, वो कौन सा स्टेट है। आपको भी जब स्टोरी आप सुनोगे तो पता चलेगा वो किस स्टेट के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। हो सकता है दूसरे स्टेट में भी ये चल रहा है, क्वाइट पॉसिबल।
तो एक रिवाज होता था पहले कि शादी नहीं करते थे। एक गांव है, एक स्टेट है, स्टेट में कई सारे गांव हैं। और गांव में एक प्रथा थी, ठीक है। प्रथा ये थी कि वो लोग शादी नहीं करते थे, ठीक है। कई लोग शादी करने के बावजूद भी दूसरी औरत को घर पे लेके आते थे। औरत को लेके आने का मतलब क्या, बीच बाजार में औरत को सेल किया जाता था। औरत उस टाइम पे एक प्रोडक्ट जैसी थी। अभी भी ये चल रहा है, पता नहीं कहाँ चल रहा है, लेकिन आई नो कि कहाँ चल रहा है लेकिन, ठीक है। तो औरत को बीच बाजार में लेके आया करते थे। ये एक औरत नहीं, बहुत से औरतें थी। और उधर उस औरत के ऊपर बोली लगाया जाती थी कि खरीदने के लिए। अब उसमें कई लोग ऐसे होते थे जो लोग पैसे वाले लोग होते, इसमें गरीब लोग नहीं हुआ होते थे। ये पैसे वाले मतलब जो ज़मींदार है, ठीक है, जो पंचायत के जो मेन मेंबर्स हैं पंचायत के, ये लोग वो बाज़ार को जाते थे और पैसे देकर खरीद के वो औरत को लेके आते थे। एक अग्रीमेंट होता था, ठीक है। जिस इंसान से हम खरीदते हैं वो औरत को, एक अग्रीमेंट, हम इस औरत को 1 साल तक रखेंगे अपने घर में, 2 साल तक रखेंगे। इवन कितने लोग शादीशुदा होने के बावजूद भी औरत को खरीद के लेके जाते थे। वही बिकॉज ओनली फॉर द सेक्स, उनको सेक्स करना है उनके साथ। नो फैमिली, नो मैरिज, नो कमिटमेंट, नो लव, नो इमोशंस, नो चिल्ड्रंस, ठीक है। बट उनको सिर्फ फिज़िकल होना है। और उनकी उसको ग़ुलाम बना के रखते थे कि वो उसकी ग़ुलाम बनकर वो देखभाली करे, उनकी टेक केयर करे उन लोगों की, ठीक है। जब खाना है खाना दो, जब उनकी मतलब जब भी उनको केयर चाहिए, केयर अवेलेबल रहे। एक ग़ुलाम जैसा हमेशा खड़ा रहता है, स्लेव, वैसा उनको ट्रीट करते थे कि एक स्लेव की तरह, कि तू मेरी स्लेव है, तू हमेशा इधर रहेगी, एंड जब भी मुझे फिज़िकल नीड होगी यू ऑलवेज अवेलेबल, ठीक है। उसको एक प्रोडक्ट की तरह यूज़ किया जाता था। एक अग्रीमेंट होता था, आप कुछ भी कर लो इस औरत के सबूत, ये औरत इतने पैसे दे के आप ख़रीद लो, ये 2 साल 3 साल 5 साल के लिए आपकी हो गई। तो आप उसको लेके जाकर कुछ भी करो, कैसा भी बिहेव करो, जब एवरीथिंग इज़ फाइन। एक प्रथा थी। अब ये जो इनके अंदर जो सोल है, ये बुज़ुर्ग जो मुझे कांटेक्ट किया है, इनके अंदर जो सोल है, इनका एक पुनर्जन्म था एक स्टेट में, एक गांव में। ये पुनर्जन्म में बहुत पैसे वाले थे और एक मेंबर थे पंचायत के, बहुत बड़े मेंबर थे पंचायत के। तो इन्होंने क्या किया, कहीं औरतों को ख़रीदा, कहीं औरतों को पैसे के बलबूते पर, पैसा था इनके पास, एक्शन होता था, मार्केट लगता था, तस्करी होती थी ओपनली। ये खरीदते थे, घर ले जाके जाते थे, कुछ सालों तक उस औरत के साथ अत्याचार करते, ज़बरदस्ती करते, ठीक है। कई बार वो औरत प्रेग्नेंट्स भी हो जाती है, मैं आपको बता दूं ये चीज़। कई बार वो औरत प्रेग्नेंट भी हो जाती है, उनका फोर्सफुल अबॉर्शंस भी कराते हैं लोग, ये भी हुआ है। इन्होंने क्या किया, वो औरत को लेके गए, उसके साथ फिजिकल हुए, उसको वो प्रेग्नेंट हुई, कई बार फोर्सफुली उस औरत के अबॉर्शंस करवाए। ये एक औरत के साथ इन्होंने नहीं किया, ऐसे कम से कम 8 से 10 औरतों के साथ इन्होंने यही किया। 1 साल के लिए ख़रीदा, उसको यूज़ किया, जब उनका मन भर गया उसी औरत को ले जाके किसी और इंसान को सेल कर देते, बिका देते, वो ख़रीद के लेके जाता। इन्होंने दूसरी औरत को ख़रीदा, तीसरी औरत, चौथी, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, ऐसा 8 से 10 औरत इन्होंने ख़रीदा, लेके गए घर, उसके साथ अत्याचार किया, ठीक है। बहुत अत्याचार किया उनके साथ, उनके बच्चों को, जब वो प्रेग्नेंट हुई उसके साथ अबॉर्शंस भी करवा गया, फोर्सफुल अबॉर्शंस भी उसके साथ हुआ गया, ज़बरदस्ती होगी, उसे मारा पीटा, खाना टाइम पे नहीं दिया, जानवरों की तरह बिहेव किया, उसको स्लेव की तरह रखा गया। जितना एक इंसान के लिए बुरा कर सकता है, एवरीथिंग इन्होंने किया है। इनकी सोल ने, सोल तो नहीं कहूँगा, सोल तो एक प्योर होती है। अब मेरे अंदर जो सोल है प्योर है, ठीक है। इंसान कहाँ गुनाह करता है, गलती करता है, वो है उसकी सोशल कंडीशनिंग, ठीक है। उसकी जैसी सोशल कंडीशनिंग होती है, उसका जो ईगो लेवल जो होता है, उसके बेस पे वो गुनाह करता है। अब उसकी सोल की कोई गलती नहीं है, सोल ऑलरेडी उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत लो है, और सोल को ऑलरेडी पता है ये इंसान, ये ईगो के बेस पे, पैसे के पावर पे, और इसकी जो सोशल कंडीशनिंग घटिया से, जो नेगेटिव वे से हुई है, तो उसके बेस पर ये सब लड़कियों को या औरतों को ख़रीद कर इनके साथ अत्याचार हो रहा है। मतलब वहाँ माहौल ही ऐसा है, सिचुएशन ही ऐसा, कोई शादी नहीं करता उधर, ऐसा। तो
इन्होंने 8-10 औरतों के साथ ऐसा किया, तो उसके बाद इनकी फाइनली एक डेथ हो गई। ये बीमार हो गए, कोई बीमारी आ गई उसके साथ, उसके बाद भी वो बीमारी की वजह से इन्होंने बहुत सालों तक सफ़र किया, ठीक है। तो सफ़र करने के बावजूद भी इन्होंने प्रायश्चित नहीं किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है वीडियो का पार्ट, ये सुनना है आपको, ठीक है। तो इस पास्ट लाइफ में इनके पास पैसा था, ईगो था, ठीक है, और इनकी सोशल कंडीशनिंग भी नेगेटिव वे में हुई थी। तो इन्होंने जब बीमार हुए, जब एंड पॉइंट आ गया मरने का, तब बीमार थे, बेड रेडर थे, कितने ही 1 साल 2 साल ये थे, तब उस समय पे भी इन्होंने भगवान से माफ़ी नहीं मांगी, अपने आप से, अपनी सोल से माफ़ी नहीं मांगी कि मैंने इतना गुनाह किया है। उस टाइम पे भी इनका ईगो था, जब ये मर रहे थे उस टाइम पे भी इनका ईगो था, पैसे का इनके अंदर जुनून था, पावर था, कि इनको ऐसा लगा कि ये 8-10 औरतों के साथ मैंने जो किया, यस इट्स पार्ट ऑफ, क्योंकि उधर सिचुएशन ही ऐसा था ना। अब इधर क्या है, अब एक इंसान वो कर रहा है गलती, तो उसको एहसास होगा कि हाँ मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। वहाँ कहीं इंसान आते हैं, कहीं इंसान कर रहे हैं, तो ये चीज़ कॉमन हो गई। कहीं इंसान मार्केट जाते हैं, खरीदते, ये हर वीकली मंथली साल में एक बार मेला लगता है, ठीक है। ये मेले में कहीं लोग जाते हैं, औरतों को खरीदते हैं, उसके उनके साथ अत्याचार करते हैं, मेला लगता है, ठीक है। तो ये तो कॉमन है, नॉर्मल है, नेचुरल है। अब जब सब नेचुरल चीज़ें हो रही है आपके सामने, सब लोग कर रहे हैं, तो आपको कहाँ लगेगा कि आप गलत कर रहे हो। दिस इज़ एक्चुअली कंडीशनिंग। हम बोलते हैं ना, कंडीशनिंग का मीनिंग ये है कि कंडीशनिंग, वो माहौल वैसा रहता है, वो कंडीशनिंग ऐसी रहती है। वो कंडीशनिंग को चेंज करना है। हम एक दो इंसान को चेंज करने से एवरीथिंग कैन नॉट बी चेंज। वो माहौल को ही चेंज करना है, वो कंडीशन को ही चेंज करना है। वो माहौल ही ऐसा था, वो कंडीशनिंग ऐसी, उनको लगा ही नहीं कि ये गलत कर रहा हूँ मैं, और ईगो भी इतना ज़्यादा हुआ, पैसा तो है, ठीक है। तो उनको माफ़ी भी नहीं मांगी, उनको लगा कि वो गलती ही नहीं है, मैं जो किया उन औरतों के साथ जैसा भी बिहेव किया, अत्याचार किया उनके ऊपर, या चलता है, अच्छा ही किया मैंने, क्या बुरा तो नहीं किया, क्योंकि मैं उसके पैसे दे के ख़रीद के लाया हूँ, वो मेरी गुलाम है, तो आई कैन डू एनीथिंग, मैं कुछ भी करूँगा, मेरी मर्ज़ी। ये एटीट्यूड, ये बिहेवियर इनका पास्ट लाइफ में था। इनकी डेथ हो गई, इन्होंने माफ़ी नहीं मांगा, पश्चाताप नहीं किया। तो अब ये सोल आई है, देखिए कर्मा का कितना डीप होता है। इन्होंने जो पूछा कितना डीप होता है, आई विल टेल यू ये कितना डीप होता है, इधर पता चलता है। अब ये आई है सोल एक बॉडी के जन्म में, ठीक है, एक बॉडी के जन्म में, एक माइंड बॉडी के अंदर रहकर जन्म लिया। अब इनकी सोल एक बॉडी माइंड में रह आकर इस धरती पे प्रवेश हुई है, नाजिल हुई है। तो जब इनको मैंने बताया कि आपके पास्ट लाइफ का, आपके अंदर जो सोल है वो एक पास्ट लाइफ है उस सोल की, उनका एक ऐसी कंडीशनिंग में वो ऑलरेडी इतने सारे कर्मास क्रिएट करके आई है, ठीक है। तो वो लिटरली रोने लग गए कि इतना बड़ा, मतलब मेरी पास्ट लाइफ इतनी, मेरी पास्ट लाइफ में मैंने इतनी औरतों को मैंने अत्याचार किया है, गलत किया है उनके साथ, इसीलिए तो आज मुझे लड़के नहीं हुए। मैंने लड़कों के लिए कितना कोशिश की, मैंने अपनी बीबी को तक कई बार इस बात को लेकर, हम दोनों में, मेरी शादी बहुत जल्दी हो गई, उसके बाद मेरी फैमिली में भी चाहते थे कि हमारे लड़के हो, लड़के नहीं हुए। मेरी इस बात को लेकर मेरी बीवी को मेरी बहुत झगड़ा लड़ाई होती थी, बात इतनी भी आ गई दूसरी शादी कर लेंगे, लेकिन मैं दूसरी शादी करने की कोशिश भी किया, लेकिन वो भी नहीं हुई। तो फाइनली 4 लड़कियां हो गई, और मेरा और मेरी बीबी के बीच में अच्छा रिलेशन नहीं रहा। मैं हमेशा उससे दूर हो गया, बीबी से, क्योंकि 4 लड़कियां उसने पैदा कर दी। चलो मैं एक बाप हूँ, इसीलिए वो रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई मैंने बच्चों की, लेकिन जब मैं अब सफ़र कर रहा हूँ तो मुझे लगा कि कुछ ना कुछ तो है, मुझे मेरे अंदर घुटन है, एक तकलीफ़ है, एक दर्द है, मुझे वो जानना है। तो उन्होंने लिटरली कॉल पे रो पड़े, वो कॉल पे रो पड़े कि इतना बड़ा मैं गुनहगार हूँ, मेरा पास्ट लाइफ में मैंने इतना गुनाह किया, इतने औरतों के ऊपर अत्याचार किया है, आज वही चीज़ मेरे बच्चों को सफ़र कर रहे हैं, ठीक है। अब इसमें एक क्वेश्चन तो उठता है, भाई इसमें बच्चों की क्या गलती है। बच्चों की तो कोई गलती नहीं है, गलती तो उस इंसान की है, ठीक है, जो पास्ट लाइफ में जो लाइफ जी के आया है। बच्चों की कोई गलती नहीं, ऑफ कोर्स इसमें बच्चों की कोई गलती नहीं है, लेकिन वो दर्द, जो दर्द इसने किसी और को दिया है, ठीक है, वो दर्द को महसूस करना है उसको, उस बंदे को अपने ऊपर महसूस करना है। तो इसीलिए वो लड़कियों के साथ गलत हो रहा है, ठीक है। अब ये उन लड़कियों का भी कर्मा है, अगर मैं सेपरेटली, मैं मुझे पता है
अगर वो लड़कियों वो सिचुएशन में है, वो लड़कियों के साथ भी गलत हो रहा है, उनकी फैमिली में शादीशुदा होने के बावजूद भी टॉर्चर कर रहे हैं, 2 लड़कियां हैं, उनकी शादी नहीं हो रही है, जॉब में ग्रोथ नहीं हो रही है, ऑफकोर्स ये 4 लड़कियों का भी कोई ना कोई कर्मा ज़रूर होगा। क्योंकि जब अभी कर्मा एक कार्मिक फैमिली में जब आप पैदा होते हो तो आपका भी कुछ ना कुछ कर्मा होता है उनके साथ। तो उनके साथ हो या आपका अलग ही कर्मा हो, ये भी चल सकता है, अलग ही कर्मा हो, लेकिन इसीलिए आप एक कार्मिक फैमिली में कार्मिक पेरेंट्स में पैदा होते हो, ये भी इम्पोर्टेंट है। कभी कभी हम हमारे कर्मा की वजह से भी हमें नेक्स्ट लाइफ जो होती है, पुनर्लाइफ, न्यू बॉर्न जो नेक्स्ट लाइफ होती है, रीबॉर्न होता है, हमारा पुनर्जन्म होता है, री इनकारनेशन जो होता है ना, जो हमारा कर्मा होता है ना, और हमारे पेरेंट्स भी कार्मिक होते हैं, हमारी कार्मिक फैमिली ही हो जाती है, हम सिर्फ हमारे कर्मा की वजह से। और ये 4 लड़कियों का भी कर्मा है। मैं डिटेल में गया हूँ तो वीडियो लंबा जाएगा, मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि वो इम्पोर्टेंट नहीं है। ये इम्पोर्टेंट वीडियो ये है हमारे लिए कि एक लेसन सीखना है कि कितना डीप कर्मा होता है। तो बाद इनको कहा मैंने कि आप आज से ही फॉरगिवनेस, ठीक है, फॉरगिवनेस लो, आप आज से ही ऊपर वाले से माफ़ी मांगना शुरू करो। आज से ही आप औरत की इज्जत, चाहे वो आपकी वाइफ हो, आपके बच्चे हो, या दुनिया की कोई भी औरत हो जो आपसे कनेक्टेड है, कोई भी रिश्ता हो, आप औरत से सबकी इज्जत करना लगो। दिन रात आप माफ़ी मांगो। जैसा आपकी माफ़ी, जो भगवान है, यूनिवर्स है, फॉरगिवनेस हो जाएगी तो आपके बच्चों की लाइफ भी अच्छी हो जाएगी और आपके बच्चों की शादी भी अच्छी हो जाएगी। आप भी आराम से सुकून से मर सकते हो, जी सकते हो। तो बाद उनको उस दर्द को पता चला, वो कितना दर्द मैंने किसी 8-10 औरतों को मैंने दिया है, आज उसकी सफ़रिंग मुझे हो रही है। बस वो दर्द को एहसास करने के लिए, एहसास दिलाने के लिए ऊपर वाले ने इनको 4 लड़कियां दी, लड़के नहीं दिए। और वो लड़कियों की लाइफ बदतर से बदतर हो गई। वो दर्द जो एक्चुअली था, वो बच्चों का दर्द, ये बाप जो था ये एक्चुअली सिर्फ फील नहीं कर रहा था उसको, एक्चुअली वो दर्द में जी रहा था। अब उसको पता चला कि एक दर्द क्या होता है औरत का। जब वो अपने बच्चों पे गुजर रहा था, जब उसने उस चीज़ को जिया तो पता चला कि एक औरत को कितनी तकलीफ़ होती है जब उसके साथ गलत होता है। तो दिस इज़ द मोरल ऑफ द स्टोरी कि कर्मा इतना डीप होता है, जिस हद से ज़्यादा जब हम बुरा करते हैं इस दुनिया में, हद से ज़्यादा जिसकी कोई लिमिट नहीं होती, तो वो कर्मा हम इस लाइफ में रिजॉल्व नहीं कर पाते, हमें पुनर्जन्म लेना पड़ता है। जिसकी वजह से हमें एक कार्मिक पेरेंट्स मिलते हैं, एक कार्मिक फैमिली मिलते हैं, एक कार्मिक बच्चे तक हमें मिलते हैं। सारी आपकी लाइफ एक कर्मा में निकल जाती है, उस चीज़ को समझते समझते समझते। इसमें कॉम्प्लिकेशंस ये है कि कई लोगों को पता ही नहीं होता उनका कर्मा क्या है। पता रहा तो ही वो माफ़ी मांग सकते हैं ना, उसके ऊपर काम कर सकते हैं। तो इसीलिए PLR बहुत काम करता है अगर वो ठीक से किया जाए तो, ठीक है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। कार्मिक बहुत डीप होता है, कार्मा बहुत डीप होता है। कोई भी कर्मा आप क्रिएट कर रहे हो तो मेक श्योर आप उस चीज़ को रियलाइज़ करो और माफ़ी मांग लो, अपनी गलती को सुधार लो और उसी कर्मा को इधर ही रिजॉल्व करके जाना, वापस नहीं आना। अगर आपने उस कर्मा को रिजॉल्व नहीं किया, अब क्या फॉरवर्ड करोगे? वो कर्मा जितना बड़ा होगा उतना आपकी नेक्स्ट लाइफ जो होगी ना, वो पेनफुल रहेगी। आपके पेरेंट्स भी कार्मिक होंगे, आपकी फैमिली भी कार्मिक होगी, आपकी सराउंडिंग्स में जो सोसाइटी है वो भी कार्मिक होगी। उनके सकारात्मक सोच जैसे लोग रहेंगे आपके सराउंडिंग्स में। आप फेड अप हो जाओगे कि मैं कब निकलूँ इन सब लोगों से बाहर। क्यों? बिकॉज आपका भी कर्मा जुड़ा हुआ है कहीं ना कहीं उनसे, ना सही किसी और से। इसीलिए वो फैमिली मिली क्योंकि उनका भी कर्मा जुड़ा हुआ है किसी ना किसी से, ठीक है। चलिए इस बात को बोल के मैं एंड करता हूँ। स्क्रीन पे है नंबर, आप काउंसलिंग के लिए मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। वीडियो इज़ मोर इम्पोर्टेंट है, वो इससे हमें समझ में आता है कि कार्मिक कितना डीप, कर्मा कितना डीप होता है और कितना सफ़र करना पड़ता है, ठीक है। ये सब जो चीज़ें हमारे साथ गलत होती है ये यूनिवर्स से ही होती है, ये हमारा ही कर्मा होता है, ये हमारे ही वो चीज़ें होती है जो हम कुछ ना कुछ गलत करके रहते हैं, ठीक है। ये भगवान का इसमें कोई हाथ नहीं होता है। बस ये सफ़रिंग, ये पेन इसलिए होता है कि हम समझ पाए वो लेवल किए डिसअपॉइंटमेंट को, लेवल का पेन जो हमने किसी और को दिया है वो हम अपने ऊपर जी कर उसको एक्सपीरियंस कर पाए। तो इसीलिए ये कार्मिक कनेक्शन बहुत गहरा कनेक्शन होता है, ठीक है। इस वीडियो को जितना हो सके लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ठीक है। ऐसे ही मैं स्टोरीज़ और ऐसे ही अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलाता रहूँगा। मुझे सुनने के लिए और मुझसे कनेक्ट रहने के लिए शुक्रिया जी। अल्लाह हाफिज़।